आरएनए मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर या स्ट्रक्चरल या अडेप्टर। कैसे एक्ट करता है? एज अ मैसेंजर। डीएनए इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, ऐसा है क्या? सही बात है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? तो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स का पॉलीमर है या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 5174 इज, कितने होते हैं जी? तो 5386। 5174 इज विच टाइप ऑफ वायरस? क्या बोलते हैं इसको? बैक्टीरियोफेज। टोटल बेसिस इन बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज, कितने बेसिस हैं टोटल? तो टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो 97004 बेसिस तुम्हें इसमें मिलेंगे। डैश हैज 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर, किसके अंदर होते हैं इतने? ई कोलाई जी के अंदर। डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए डैश बेसिस, 2n जो कंटेंट है उसमें कितने बेसिस है पता होना चाहिए। यहाँ पे याद रखेंगे कि मैं बेसिस पूछ रहा हूँ ना कि बेस पेयर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 13.2 into 10⁹, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर, 3 क्या कंपोनेंट होते हैं? तो पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। थायमिन इज प्रेजेंट इन आरएनए, ट्रू या फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट प्राइमरी कार्बन एंड 5 डिग्री कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू कौन से लिंकेज? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और किससे होता है? प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होता है थ्रू एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डीऑक्सीनाइजिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, ट्रू या फॉल्स? सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। डीऑक्सीथाइमिडीन प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। थाइमिन एंड यूरासिल हैव डिफरेंस इन अ डैश ग्रुप, किस ग्रुप के अंदर डिफरेंस होता है? मिथाइल होता है। बोलते हैं कि मिथाइलेटेड यूरासिल को थाइमिन बोला जाता है, जब यूरासिल में एक मिथाइल ऐड कर दोगे तो थाइमिन बन जाएगा। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू इज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन ऑफ द इन द राइबोस। तो क्या आएगा इसका आंसर? एट द 2 डैश पोजीशन। इन आरएनए डैश इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थाइमिन, क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल। थाइमिन अदर केमिकल नेम इज 5 मिथाइल यूरासिल। तो यूरासिल के 5 कार्बन पे अगर मिथाइल लगा दो तो क्या बन जाएगा? थाइमिन बन जाएगा। डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय डैश एन एसिडिक सब्सटेंस इन ईयर डैश। तो कौन ने आइडेंटिफाई किया था डीएनए? फ्रेडरिच मेशर ने। इन 18 तो तुम्हें याद ही रहेगा, ठीक है। और 69 तुम कभी भूलोगे नहीं। ये चीज अपन ने कहां करी थी? ये चीज अपन ने विटेकर के उसमें दी थी, क्लासिफिकेशन जब उसने दिया था। ही नेम डीएनए। तो फ्रेडरिच मेशर ने डीएनए को क्या बोला था? उन्होंने बोला था न्यूक्लिन। एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा ऑफ डीएनए वाज प्रोवाइडेड बाय द साइंटिस्ट। कौन दो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था? एक थे मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड इन ईयर डैश बाय डैश एंड डैश। तो कौन सी ईयर में? 1953 में बाय वॉटसन एंड क्रिक। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही बात। डैश ऑब्जर्व दैट रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट। कौन ने ऑब्जर्व किया था? इरविन चारगाफ ने। बेसिस आर पेयर्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होते हैं। एडेनिन फॉर्म डैश नंबर ऑफ H बॉन्ड एंड ग्वानिन फॉर्म कितने? तो एडेनिन कितने बनाएगा थी? 2 बनाएगा। और ग्वानिन कितने बनाएगा? 3 बनाएगा। जनरली डीएनए हेलिक्स इज coiled in a right handed fashion। right handed fashion में coiled होता है क्या? बिल्कुल सही बात। the pitch is dash nm and dash number of base pairs are present in each turn। कितने mm होती है? pitch होती है 3.4 nm और 10 जो है बेस पेयर होते हैं। अपना BDNA में देखने को मिलता है। तो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other in double helix। this in addition to H bond confirms stability to helical structure। तो ये एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं। तो ये सही बात है कि एडिशन टू H बॉन्ड कन्वर्ट स्टेबिलिटी टू हेलिकल सकते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। डैश प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन ने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड 15 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो फर्स्ट बेस पेयर और 15 बेस पेयर के बीच में कितने बेसिस प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कितने होंगे जी? सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे 26, बहुत बढ़िया। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन देखो 26 कैसे आएंगे? क्योंकि मान लो 1 और 3 के बीच में अगर तुम बता दो तो कितने होते? 2 होते, राइट। क्योंकि मैंने बेसिस पूछा, नॉट बेस पेयर्स, ठीक है। 2 होते। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में कितने होंगे? 13 होंगे क्या? बेस पेयर्स होंगे। तो इंटू 2 करेंगे तो 26 बेसिस हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा? तो डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि डिस्टेंस इनके मिड पॉइंट से नापा जाएगा। तो मतलब कि इसमें एक बेस पेयर और ऐड हो जाएगा। अगर तुम 3 में बात करते तो डिस्टेंस तो ये होता ना, तो डिस्टेंस में क्या आ गया? एक तो ये बेस पेयर आ ही गया और साथ में ये भी तो आधा आ गया और ये भी आधा आ गया, तो 2 आ गए, है ना। तो कुल मिला के तो 14 इंटू एक बेस पेयर की लेंथ कितनी होती है? 3.4 इंटू 10⁻⁻10। तो ये आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन तुम करोगे। लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर। व्हाट विल बी नंबर ऑफ बेस पेयर इन इट? कितने बेस पेयर होंगे इसके अंदर? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होंगे। कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है?
2.2 मीटर होती है। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए 1.36 मिलीमीटर। डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल। हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड डैश एंड डैश। कौन से? लाइस आर्जिनिन और लाइसिन। बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर मेन चेन्स। आंसर इज फॉल्स। जो साइड चेन होती है, ठीक है, उसमें ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है हमारा, उसमें H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है एंड H4 होता है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट पता होना चाहिए। इन सब की दो दो कॉपीज होती हैं हिस्टोन ऑक्टामर, इसलिए इसको ऑक्टामर बोला जाता है। 8 बोलोगे ना, ऑक्टामर तो 8। 8 क्या है? ये प्रोटीन है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन डिगाक्यू 1 लेवल ABCD। इसमें ए क्या है? तो ये हमारा डीएनए है, ठीक है। बी क्या है? बी H1 स्टोन है। सी क्या है? स्टोन ऑक्टामर हो गया अपना। और डी क्या है? कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल, जिसके अंदर बाकी सारे अपने मिलेंगे। तो तुम देख रहा हो कि H1 बाहर है, बाकी ये तीनों H2A, H2B, H3, H4 ये इसके गोला को बना रहे हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके का न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन डैश बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। कितने बेस पेयर होंगे? 200 बेस पेयर के अराउंड। फंक्शन ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या होता है? पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन at higher level. Packing of chromatin at higher level. Chromatin that is more densely packed and stains dark are called heterochromatin. Loosely packed and stains light is called क्या बोलेंगे? euchromatin. Heterochromatin is transcriptionally active. ऐसा होता है कि आंसर इज फॉल्स, क्योंकि डेंसली पैक्ड है, ठीक है। जो डार्कली लाइटली पैक्ड है मतलब वो खुला हुआ है, लूज है, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ही इजी रहता है। तो जो भी बॉडी को अगर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव रखना है तो यूक्रोमेटिन रहेगा, क्योंकि वो लूज रहता है। इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डैश डिड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन डैश। तो कौन ने करे थे? हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने करे थे ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एज स्टेन बैक्टीरिया है डैश कोड। कौन सा कोड होता है? म्यूकस कोड, पॉलीसेक्राइड का कोड। लिविंग एज बैक्टीरिया कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन वेयर डेड एज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट अर्लियर। आंसर इज बिल्कुल। जेनेटिक मटेरियल वाज अर्लियर थॉट टू बी आरएनए या प्रोटीन। क्या बोलते थे उसको? प्रोटीन। डैश 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 कंक्लूडेड डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। तो कौन लोगों ने बोला था? ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। डैश एंड डैश गिव द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ईयर डैश। नीट 23 का सवाल है। कब? कौन लोगों ने? तो हर्शीज एंड चेज तुमने सुना होगा, उनका पूरे नाम सुन लो। एल्फ्रेड हर्शी एंड मराठा चेज इन 1952। हर्शी एंड चेज यूज विच बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? ई कोलाई। वायरस पार्टिकल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। वायरल कोड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिएटिंग देम इन अ ब्लेंडर। डैश आइसोटोप ऑफ S एंड डैश आइसोटोप ऑफ P वर यूज्ड इन हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। तो S का सल्फर का कौन सा? 35 आइसोटोप, और फास्फोरस का क्या? कौन सा? 32। द 3 स्टेप्स ऑफ हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट पर तो क्या थे? पहले इन्फेक्शन कराया जाता था, मतलब कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया जाता था बाय द बैक्टीरियोफेज। फिर ब्लेंडिंग करी जाती थी और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्यूबी बैक्टीरियोफेज हैज अ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ऐसा है क्या? मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि बैक्टीरियोफेज के जनरली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बट यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज एक एक्सेप्शन है, इसका आंसर फॉल्स है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। टीएमबी हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल आर। तो एक जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? तो अगर एक सिंपल हम लॉजिक लगाएं तो एक जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि खुद रेप्लिकेट कर सके। सही बात है क्या? बिल्कुल। दूसरा, केमिकली स्टेबल हो, ये नहीं कि कोई भी आके उसको चेंज कर जाए, है ना, हर 2 सेकंड में 10 सेकंड में चेंज हो जाए, ऐसे तो फिर हो गया काम। थर्ड क्या है? प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही चेंज ना हो, थोड़ा बहुत म्यूटेशन भी जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ेगी दुनिया। फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो खुद को एक्सप्रेस कर सके, ये नहीं कि भैया बैठा हुआ है काम वाम नहीं कर रहा, तो क्या मतलब निकलेगा। स्टेबिलिटी वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज एविडेंट फ्रॉम कौन सा एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट। टेल द टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या डिफरेंस होता है? तो डीएनए का ये होता है कि देखो, डीएनए में सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है, तभी उसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीजन कर दिया गया है। तो जो राइबोज शुगर है उसका सेकंड पोजीशन पे OH नहीं होता है डीएनए का। दूसरा, डीएनए के अंदर क्या होता है? थाइमिन होता है इन प्लेस ऑफ यूरासिल, यूरासिल की जगह पे, जो कि अपने को आरएनए में मिलता है। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए या डीएनए? तो आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई थी। टू डिग्री OH ग्रुप प्रेजेंट at every nucleotide in RNA is a reactive group and make RNA liable to and easily degradable। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये हटा दिया गया था बाद में, जिससे कि
इतना ज्यादा रिएक्शन ना हो आरएनए के साथ। प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल डू नॉट कंफर्म एनी स्टेबिलिटी टू डीएनए, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। स्टेबिलिटी होती है तभी तो लगाया। मिथाइलेशन से क्या होगा? स्टेबिलिटी हो जाएगी, चीजें रिएक्शन नहीं कर पाएंगी उतनी ज्यादा एक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। आरएनए म्यूटेट एट अ स्लोअर रेट, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। प्रोटीन वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ट्रू या फॉल्स? आंसर इज फॉल्स, आरएनए था फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, ऐसा है क्या? बिल्कुल। डीएनए रेप्लिकेट्स कंजर्वेटिवली, ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाज प्रूव्ड बाय डैश एंड डैश इन ईयर डैश। पहला था हमारा मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल इन 1958। N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज यूज्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट, ये यूज हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल भैया, लग तो यही रहा है ना, ये यूज हुआ था N15, और आंसर इज फॉल्स। N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, इट इज अ हैवी आइसोटोप। तो N15 तो यूज हुआ था, लेकिन एक वो हैवी आइसोटोप के फॉर्म में यूज हुआ था, ना कि एक रेडियोएक्टिव तरीके से। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रिफिकेशन ऑन डैश ग्रेडियंट्स। कौन से ग्रेडियंट्स के ऊपर? CL ग्रेडियंट के ऊपर। ई कोलाई डिवाइड इन डैश मिनट, कितने मिनट में डिवाइड हो जाती है ई कोलाई? 20 मिनट के अंदर डिवाइड। टेलर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डैश यूजिंग डैश इन ईयर डैश एंड शो दैट। तो टेलर भाई साहब थे हमारे, ठीक है, वो दर्जी का काम नहीं करते थे। वो क्या करते थे? वो भी, उनको मेंडल जैसी चिड़ थी, ठीक है, मेंडल जैसे उनके ऊपर भूत चढ़ा था, तो विनगा फेवा, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेवा बीन्स, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे यूजिंग रेडियोएक्टिव थाइमिडीन इन ईयर 1958 में, और ये शो गया कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता। टेलर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू नो वेदर डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली और नॉट। भाई टेलर ने अगर ये चीज प्रूव करी है तो फिर इसी के लिए तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा ना, तो बात तो सही लग रही है, बट आंसर इज फॉल्स। ही वाज डिटेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। वो ये देख रहा था कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है वो किस तरीके से क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कुछ करने निकले थे और कुछ और हो गया, तो वो इन भाई साहब के साथ हुआ, ठीक है, उनको कुछ और पता चल गया, उन्होंने बढ़िया नोबेल प्राइज ले लिया। इन ई कोलाई एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली डैश बेस पेयर पर सेकंड। तो कितने बेस पेयर? 2000। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल सही बात, तभी तो एटीपी पे एटीपी लग जाते हैं, पूरी चेन ही एटीपी की है। न्यूक्लियोटाइड है क्या एक तरीके का? एटीपी तो है, इंडोसन ट्राइफॉस्फेट ही तो है। डैश इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। वही बात आगे जो मैं आपको बोल रहा था, जितने भी डीऑक्सीराइबोस ट्राइफॉस्फेट होते हैं वो एक्ट एज अ सबस्ट्रेट आल्सो फॉर पॉलीमराइजेशन, क्योंकि बहुत एनर्जी आपको लगने वाली है, तो फिर एटीपी की चेन बना दी इन द नेम ऑफ डीएनए। इन लॉन्ग डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर विद अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रिफर्ड टू एज, तो क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन फॉक। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑकर इन टेम्पलेट स्ट्रेंथ विद पोलैरिटी, क्या पोलैरिटी होती है जी? 5-3। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट और लेटर जॉइंट टुगेदर बाय व्हिच एंजाइम, कौन सा एंजाइम करता है? तो डीएनए लाइगेज। ये हम बात कर रहे हैं जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, एक पे तो कंटिन्यूअस चलता था, एक पे डिसकंटिन्यूटी करके वो जोड़ता जाता है। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा है क्या? आंसर इज बिल्कुल गलत है। आरएनए प्राइमर जो है यूज होता है, जो सबसे पहले चालू करेगा काम। रेप्लिकेशन इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, कहीं पे भी चालू हो जाती है, ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, नहीं, गलत बात। देयर इज अ डेफिनेटिव रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच ओरिजिनेट क्या बोलते हैं? ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वहीं से ओरिजिनेट करेगी, ये नहीं कि कोई सा भी कहीं पे भी रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा। A piece of DNA is needed to be propagated during recombinant DNA procedures require a dash because it provides the origin of replication। तो क्या रिक्वायर करता है? वेक्टर रिक्वायर। एंजाइम यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन आर, क्या 5 एंजाइम यूज होते हैं? तो पहला होता है हेलिकेज, दूसरा क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमर। डैश फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड इन द लैगिंग स्ट्रैंड, कौन से बनते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, अब हम पढ़ते हैं इसमें डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, किस चीज का डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है भाई साहब, इसका डायग्राम है। एक्स क्या है? ये स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। वाई को क्या बोला जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड। ए को क्या बोला जाएगा? प्रोमोटर। बी को क्या बोला जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन है जो कि हमारे को काम करेगा, फंक्शन करेगा हमारी बॉडी के अंदर। C is terminator। तो the enzyme that help in opening of DNA helix during transcription is, कौन सा होता है? RNA polymerase। ये हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, तो उस हिसाब से समझना है। The transcription unit consists of which 3 regions, क्या होते हैं? एक तो होता है प्रोमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन हैपन एट द कोडिंग स्ट्रैंड, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड तो ये है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो ये अपने समझ में आता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? 5' to 3' या 3' to 5'। तो क्या होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी? 3' to
5 डैश, तभी तो उसके ऊपर 5 डैश टू 3 डैश का हमारा वो बनेगा स्ट्रैंड, है कि नहीं? ऑल द रेफरेंस पॉइंट बाय डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि भाई साहब कोडिंग स्ट्रैंड की 5 डैश पे जो होगा वो उससे क्या बोला जाएगा? प्रमोटर। और जो उसके 3 डैश एंड पे होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश एंड पे होगा, उसको क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटर बोला जाएगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? तो अभी अपन ने पढ़ी, क्या होगी कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी? 5 डैश टू 3 डैश। 5 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड मींस अपस्ट्रीम, है ना? 5 डैश एंड मतलब अपस्ट्रीम होगा, सही बात है, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है 5 डैश एंड तो अपस्ट्रीम होगा, यही लग रहा है। आंसर इज फॉल्स। कैसे भैया? क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपने मिस कर दी, क्या लिखा हुआ है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ये पार्ट हो गया, तो ये अपस्ट्रीम नहीं है, क्योंकि अपस्ट्रीम मतलब होता है जहां से चालू हो रही है ट्रांसक्रिप्शन, समझ गए? तो ये तो सबसे डाउनस्ट्रीम पॉइंट हो गया, फॉल्स आएगा आंसर। 3 डैश एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड मीन डाउनस्ट्रीम। जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका जो 3 डैश एंड है वो डाउनस्ट्रीम है, तो ये बात तो सही लग रही है, बिल्कुल सही बात। प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही। डैश इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या चीज? जीन। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, वो सिस्ट्रॉन बोला जाता है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करने वाला सेगमेंट ऑफ डीएनए सिस्ट्रॉन। लेकिन डीएनए क्या है या जीन क्या है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की एक जीन एक पर्टिकुलर फीचर देगा बॉडी के अंदर, तो वो खूब सारे पॉलीपेप्टाइड को कोड करके एक फिनोटाइपिक अपने को एक्सप्रेशन लिखा है। स्ट्रक्चरल जीन इज मोनोसिस्ट्रोनिक इन प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। किसमें मोनोसिस्ट्रोनिक होती है स्ट्रक्चरल जीन? यूकैरियोट्स के। द एक्चुअल कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स बोलते हैं, जो एक्चुअली एक्सप्रेस हो रहा होता है बॉडी के अंदर। बाकी जो इंट्रॉन्स होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं स्प्लाइसिंग के टाइम पे, और वो एक्सप्रेस नहीं होते हमारे अंदर। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज नेवर अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। ऐसा है क्या? बिल्कुल फॉल्स है आंसर, क्योंकि प्रमोटर सीक्वेंस जहां पर होगा और रेगुलेटरी सीक्वेंस जहां पर होगा तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना पोर्शन ट्रांसफर करना है। अगर कहीं और अगर उनकी जगह चेंज होगी तो प्रोटीन ही अलग अलग बनेगा, समझ रहे? तो ये बात है। रेगुलेटरी सीक्वेंस समटाइम्स लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स एज द सीक्वेंस कोड फॉर आरएनए। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। ये कोड फॉर आरएनए नहीं करते। नेम द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। कौन से होते हैं? एमआरएनए होते हैं, ठीक है, टीआरएनए होता है और RRNA. mRNA is found in highest amount in comparison of other RNA. Answer is false. नीट में आ चुका है क्योंकि RRNA जो है हाईएस्ट अमाउंट में 80% यही मिलता है। The smallest RNA among all the three is, कौन सा RNA होता है जी? tRNA. Dash play structural and catalytic role during translocation. कौन? RRNA. How many RNA polymerases found in bacteria and name them? तो कितने RNA polymerases बैक्टीरिया में मिलते हैं? तो केवल एक ही मिलता है दोस्त। क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डैश एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। किससे? प्रमोटर से। इट यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। आंसर इज फॉल्स। भैया कैसे? ये तो सिंपल बात लग रही है कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से सबस्ट्रेट बना देगा। नहीं दोस्त, न्यूक्लियोसाइड आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हेलिकेज फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलॉन्गेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। डीएनए पॉलीमरेज करता है। इनिशिएशन फैक्टर इज डैश एंड टर्मिनेशन फैक्टर से। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है जी? सिग्मा होता है और टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन। तो ये कपल्ड किस में हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जरा सा है, उसका ज्यादा काम धंधा नहीं है, ना उसमें न्यूक्लियस भी है, तो एक साथ ये प्रोसेस हो सकती है। इन यूकैरियोट्स हाउ मेनी आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? कितने पॉलीमरेज होते हैं? 3 होते हैं यूकैरियोट्स। 5s आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, किससे सिंथेसाइज होता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब टेल द फंक्शन ऑफ ऑल 3 आरएनए पॉलीमरेज। नीट में पिछली बार बहुत पूछा गया है। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के अभी अपन ने समझे। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो 1 में हमारा आ जाएगा, देखो 28S, 18S और 5.8S आर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 में क्या आएगा? HN आरएनए। और 3 में tRNA, 5S आर आरएनए और SN आरएनए। तो याद रखेंगे, पहले तो जितने भी नंबर वाले हैं मोस्टली ऊपर है, फिर दूसरे में HN आरएनए, ठीक है, इससे mRNA बनता आगे जाके, तो HN आरएनए, फिर तीसरे वाले में tRNA और फिर अपना SN आरएनए और 5S आरएनए। सिंपल बात। व्हाट इज HN आरएनए? HN आरएनए मतलब नेसेंट आरएनए कंटेनिंग बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, और इसको बाद में मॉडिफाई करके स्प्लाइसिंग करके इसको mRNA बना दिया जाता है, जिसमें केवल और केवल एक्सॉन होते हैं। इन कैपिंग डैश इज एडेड एट 5' एंड ऑफ HN आरएनए। क्या ऐड किया जाता है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट। इन टेलिंग डैश टू डैश नंबर ऑफ डैश रेसिड्यू आर एडेड टू अ टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मैनर। क्या होता है? 200 से 300 ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू आर एडेड एट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये जैसे हमारा टेम्पलेट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके सिर पे लगाएंगे, और जो पैर है उसमें ए के खूब सारे पॉली ए टेल लगा देंगे,
और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, कोई यहाँ पे टेम्पलेट नहीं होती, इंडिपेंडेंट मैनर पे लगाया। द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, आंसर आएगा इंट्रॉन, क्योंकि इंट्रॉन ही है जो बाद में हटा दिए जाते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजों को, कुछ रेमिनिसेंट को बया कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ, कौन सा डोमिनेंस? आरएनए वर्ल्ड का। डैश हु वाज अ फिजिसिस्ट या बायोलॉजिस्ट फर्स्ट प्रपोज दैट कोडॉन शुड बी ट्रिपलेट, तो कौन थे जी? जॉर्ज गैमो, जो कि क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय डैश वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, तो कौन ने बनाया था? ये हमारे खुद के इंडिया के साइंटिस्ट थे, हरगोबिंद खुराना। डैश सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, कौन ने बनाया था ये? मार्शल नीरेनबर्ग। डैश एंजाइम वाज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, कौन सा? सीवरा ओक्वा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड से एज सच तो नीट में सवाल नहीं पूछा गया है, काफी मिनिमली सवाल पूछे जाते हैं, बट मैं जब एग्जाम देता था तब एम्स में काफी आता था। अब चूंकि नीट का सिलेबस भी कम हो गया है तो इससे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये, और जितना मैं आपको कराऊंगा उतना ही आप करना, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखते हैं अपन, विच अमाइनो एसिड है ओनली वन कोडॉन। तो देखो हर एक अमाइनो एसिड का अलग अलग गेम है, किसी के पास एक कोडॉन है, किसी के पास दो कोडॉन है, किसी के पास तीन है, किसी के पास चार है, ठीक है। तो अब कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके पास केवल एक ही कोडॉन है, केवल एक कोडॉन उसको कोड करता है बेचारा, बड़ा अकेला है, तो कौन सा वो कोडॉन है? पहले तो कौन सा अमाइनो एसिड है? मिथियोनिन, और उसको कोड कौन करता है? एयूजी। ऐसे ही एक है ट्रिप्टोफैन जिसको कोड करता है यूजीजी, तो ये सिंगल कोडेड अमाइनो एसिड है। तो ऐसे पूछ सकता है तुम्हें मल्टीपल चॉइस में कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है इनमें से जो कि दिस हैव ओनली वन कोडॉन, और इस तरीके से हमें पता होना चाहिए मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। अब विच 9 अमाइनो एसिड ऑफ 2 कोडॉन? एएसएन, एस्पार्टेट, साइटोसिन, जीएलएन, जी ग्लूसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, फिनाइलएलनिन और टायरोसिन। अभी याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। विच अमाइनो एसिड है 3 कोडॉन? 3 कोडॉन किसके होते हैं? तो ऐसा केवल एक ही अमाइनो एसिड है, कौन? आइसोल्यूसिन। द 4 कोडॉन ऑफ थियोनिन, प्रोलिन, वैलिन, एलिन, ग्लासिन। तो ये जितने भी अभी आपके सामने लिखे हैं ये इनके 4 कोडॉन है। तो 4 कोडॉन क्या है वो अपन देखते हैं। तो जो थियोनिन है, ठीक है, उसका कोडॉन है एसी कांस्टेंट, मतलब कि एसी तो उसके में आएगा और बाकी तो कुछ भी लगा दो। कुछ भी का मतलब हो गया कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और यूरासिल में से कुछ भी लगा दो, निकलेगा थियोनिन ही, मतलब एसी इसमें कांस्टेंट है। आगे वाला वर्ड यू कैन चेंज इन दैट ऑल हैव विल गिव थियोनिन। प्रोलिन की बात करी जाए तो प्रोलिन में ऐसी सीसी कांस्टेंट है। वेलिन की बात करी जाए तो उसमें जीयू कांस्टेंट है। तो अपने जब अपन ने अभी पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, उसमें जीयूजी आ जाता है तो वेलिन बन जाता है, जीयूजी कोड फॉर वेलिन, ये याद रहेगा अपने को। एलानिन में जी सी कॉन्स्टेंट, और ग्लाइसिन क्योंकि जी से है तो उसमें जी जी कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। बाकी इसमें सारे ये यूरासिल और जी और बाकी तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेम द कोडॉन फॉर एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए कौन से कोडॉन है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और उसके लिए जो कोडॉन है वो केवल है जी ए कॉन्स्टेंट, मतलब जी ए आएगा। उसके बाद अगर ये जी है और जी ए है तो ये अपना क्या है? ग्लूटामिक एसिड। और अगर ये जी ए यू है और जी ए सी है तो ये एस्पार्टिक एसिड आएगा। तो याद कैसे करेंगे? देखो इसमें भी जी है, इसमें ए है, तो ये पूरा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड मतलब जी ए, और बाकी दो बचे वो एस्पार्टिक एसिड। स्टॉप कोडॉन्स आर, तो ये तो आप तो याद वैसे ही होना चाहिए, यू ए उआ उगा उअग, ठीक है, ऐसे याद करता था मैं, उआ उगा उअग। विच 3 अमाइनो एसिड है 6 कोडॉन? ऐसे भी अमाइनो एसिड में 6 कोडॉन है, तो ऐसे 3 ही है। कैसे याद रखेंगे? सीरिन, आर्जिनिन और ल्यूसिन। दैट 2 कोडॉन दैट कोड फॉर लाइसिन आर। अब ये नीट 2021 में पूछा गया था सोचो, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि कोई से भी किसी भी अमाइनो एसिड का पूछ सकता है नीट। तो क्या होगा इसका आंसर? ए और ए जी कोड है। डैश एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन इज ओनली कोडॉन फॉर द अमाइनो एसिड। तो कौन एक्ट करता है जी? एयूजी, और ओनली कोडॉन फॉर मेथियोनिन। व्हाट डज डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन मींस? डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन का मतलब क्या होता है? कि देयर आर मेनी कोडॉन्स फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, ये होता है। व्हाट डज अनएम्बिग्यूटी ऑफ कोडॉन मींस? अनएम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? कि वन कोडॉन कोड ओनली फॉर वन अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइनो एसिड की खूब सारी रानियां हैं, अमाइनो एसिड मजे कर रहा है, लेकिन एक जो रानी है उसका एक ही किंग है, उसके खूब सारे किंग नहीं है, मतलब कि कोडॉन इज काइंड ऑफ अ रानी और अमाइनो एसिड काइंड ऑफ अ राजा। तो इससे तुम समझ सकते हो। द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन अ कंटीग्युअस फैशन, देयर इज नो पंक्चुएशंस। आंसर इज ट्रू। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेटिक कोड इज, तो क्या देखा जाता है कि ये कोडॉन ये अमाइनो एसिड कोड करेगा, ये कोडॉन ये करेगा,
ये हमें कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में और कुछ प्रोटोजोन्स में थोड़ा अलग तरीके से होता है। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म यही चीज फॉलो करती हैं, यही कोड सिस्टम को फॉलो करते हैं पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कितनी बढ़िया बात है। टेल ऑल द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो 4 अपने को फीचर बताने हैं। पहला क्या है, अभी अपन ने पढ़ा डीजेनरेसी, दूसरा अनएम्बिग्यूटी, दूसरा यूनिवर्सल, और चौथा रीड इन कंटिन्यूअस फैशन। म्यूटेशन कैन रिजल्ट इन गेन ऑफ फंक्शन। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। इंसर्शन ऑफ 1 or 2 बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन, सच म्यूटेशन आर कॉल्ड इंसर्शनल म्यूटेशन। आंसर इज फॉल्स। सच म्यूटेशन को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारा क्या है, टीआरएनए है, जिसमें हमें देखने को मिलता है इसके 4 एंड होते हैं। पहला क्या है, ए एंड को क्या बोला जाता है, एससीआर बोला जाता है। इसमें क्या है, सीरीन लगा हुआ है। फिर बी मतलब टीआरवाई टायरोसिन लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं कि ये क्या है, एमआरएनए है, ठीक है, जिसमें से कोडिंग हो रही है, मतलब कोड को रीड किया जा रहा है जिसके थ्रू। फिर एक्स क्या है, ये टीआरएनए, एक्स हमें समझ में आ रहा है। वाई क्या है, ये क्या है, एंटी कोडॉन है ये। और जेड क्या है, तो ये कोडॉन है एजीयू। तो इसके किसके लिए कोड कर रहा है, सीरीन के लिए कोड कर रहा है। ये कोडॉन है यूएसी, तो किसके लिए कोड कर रहा है जी, टायरोसिन के लिए। टीआरएनए वाज अर्लियर कॉल्ड, क्या बोला जाता है पहले टीआरएनए को, एसआरएनए बोला जाता है, सॉल्युबल आरएनए बोला जाता है। डैश लूप ऑफ टीआरएनए हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन लूप। तो कौन से लूप के अंदर होता है, एंटी कोडॉन लूप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं तो कोडॉन लूप। देयर इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन कॉल्ड एस। तो कौन सा टीआरएनए होता है वो, इनिशिएटेड टीआरएनए उसको बोलते हैं। डिस्क्राइब द 4 एंड ऑफ टीआरएनए एंड देयर फंक्शन। तो 4 एंड क्या क्या होता है टीआरएनए के। तो पहला होता है डीएचयू लूप, क्या होता है, जहां पे राइबोसोम बाइंड कर। दूसरा होता है एंटी कोडॉन लूप, जो अपन ने देखा है, इसमें एमआरएनए बाइंड करता है। एक होता है टीसाइसी लूप। टीसाइसी लूप जो होता है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है। डीएचयू लूप में राइबोजाइम बाइंड करता है, ध्यान रखना। और टीसाइसी में राइबोसोम बाइंड करता है। और जो सीसीए लूप होता है, सीसीए सीक्वेंस होता है, उसमें अमाइनो एसिड अटैच रहता है। जैसे अमाइनो एसिड अटैच है, यहाँ पे सीसीए सीक्वेंस लगा हुआ। तो ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट पता होना चाहिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक, कैसा दिखता है, क्लॉवर लीफ दिखता है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए लुक्स लाइक, एक्चुअली में ऐसा दिखता है, इन्वर्टेड एल दिखता है। देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। जो स्टॉप कोडॉन है, आपने बोला कि भैया उआ, उगा और उअग, ये तो स्टॉप कोडॉन है, तो इनके लिए भी टीआरएनए होता है क्या? नहीं होता। ये आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं करना। ये नहीं कि अब टीआरएनए भी लगाना है, नहीं, वो नहीं, कुछ करना ही नहीं है। अब ये आ गए तो अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड लिंक टू देयर डैश, किस चीज के, एटीपी, एंड लिंक टू देयर क्या, कॉग्नेट टीआरएन। चार्जिंग ऑफ टीआरएन इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएन। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ डैश एंड अबाउट डैश नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। तो कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए और 80 भिन्न प्रकार के प्रोटीन इसमें तुम्हें मिलेंगे। व्हेन लार्ज स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर एमआरएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। तो क्या आएगा आंसर, जब स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करती है, क्योंकि जो एमआरएनए होती है, जो स्मॉल सब यूनिट है, उसको वो एमआरए पे वो लगी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ साइट इन लार्ज सब यूनिट फॉर अमाइनो एसिड टू बाइंड दिस। तो कितने होते हैं जी, 2 साइट होते हैं। राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ये राइबोसोम का काम है। डैश आरएनए इन बैक्टीरिया इज द राइबोजाइम। कौन सा होता है, 23 आरएनए। अनट्रांसलेटेड रीजन को यूटीआर बोला जाता है। दे आर प्रेजेंट ओनली एट 5 डैश एंड एंड नॉट एट 3 डैश एंड। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स, दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। ये वो रीजन है जो कि ट्रांसलेट नहीं किए जाते, इनका कोई यूज नहीं है ज्यादा। डैश आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अनट्रांसलेटेड रीजन ही रिक्वायर्ड होते हैं एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। फॉर इनिशिएशन डैश बाइंड टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन। कौन बाइंड करता है जी इनिशिएशन के लिए? राइबोसोम बाइंड करता है। स्टार्ट कोडॉन मतलब AUG। द एमआरएनए मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द राइबोसोम। ऐसा है क्या कि एमआरएनए मूव करता है क्या, कि राइबोसोम मूव करता है? आंसर इज फॉल्स, राइबोसोम मूव करता है, ना कि एमआरएनए मूव करता है। अमाइनो एसिड्स आर एडेड बाय वन इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय एमआरएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय टीआरएनए। डिक्टेटेड बाय एमआरएनए, एमआरएनए बताएगा कि भैया कौन सा तुम्हें राइबोसोम लगाना है, कौन सा तुम्हें अमाइनो एसिड लगाना है, और रिप्रेजेंटेड बाय टीआरएनए। आंसर इज फॉल्स। सुनने में तो सही लग रहा है डिक्टेटेड बाय एमआरएनए, पर ये नहीं है, ये है डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एमआरएनए। एट द एंड डैश बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन। कौन बाइंड करता है? रिलीज फैक्टर। टेल द 4 लेवल्स एट विच जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड इन यूकैरियोट्स। तो क्या होगा यूकैरियोट्स में? या तो देखो अपन ने अभी सारी जो भी प्रोसेस पढ़ी हर एक के लेवल पे होगा। पहले या तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होगा, या प्रोसेसिंग पे लेवल पे होगा, जहाँ पे स्प्लाइसिंग वगैरह अपन ने करी, ट्रांसक्रिप्ट किया, एमआरएनए बना, उसकी स्प्लाइसिंग करी, वहां पर हो सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो आगे जो ट्रांसलेशन वो तो साइटोप्लाज्म में ही होगा,
तो उस ट्रांसपोर्ट के टाइम पे प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर ट्रांसलेट जब करेंगे तब हो सकता है। तो पूरी प्रोसेस अपने पढ़ी, पहले ट्रांसक्रिप्ट होगा, उसका स्प्लाइसिंग होगी, उसका ट्रांसपोर्ट होगा और फिर ट्रांसलेशन होगा। इन चारों में से कहीं भी ये प्रॉब्लम अगर करेंगे तो जीन एक्सप्रेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ डैश इनटू डैश एंड डैश। तो किसका? लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इन प्रोकैरियोट्स डैश इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कौन होता है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे प्रीडोमिनेंट साइट हम करते हैं कंट्रोल। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट both activators and repressors. Answer is बिल्कुल सही बात। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is regulated by interaction with accessory protein which affects its ability to recognize start sites. Accessibility of promoter regions of dash DNA is regulated by interaction of protein with sequences termed as। तो कौन सा DNA? आंसर इज प्रोकैरियोट्स के डीएनए में टर्म्ड एज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट्स इन मोस्ट ऑपरेरॉन। जो ऑपरेटर रीजन है वो बगल में होता है क्या? बिल्कुल सही बात। इन मोस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड एंड एक्टिवेटर या रिप्रेसर। क्या बाइंड करेगा? एक रिप्रेसर बाइंड करेगा। मतलब ऑपरेटर पे एक रिप्रेसर रहेगा, अगर रिप्रेसर हट जाता है तो ट्रांसलेशन चलता रहेगा, अगर वो रखा रहता है तो ट्रांसलेशन नहीं चलेगा। व्हाट इज नेगेटिव रेगुलेशन? इसी को नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है कि अगर कोई समथिंग इज इंक्रीजिंग implies we have to decrease it। कोई तुम्हारे मार्क्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो अब दोस्तों ने तुम्हारे मान लिया कि अब तो इसके मार्क्स कम करने, ऐसे बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। और पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है? पॉजिटिव रेगुलेशन होता है कि समथिंग अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमें उसको इंक्रीज करना। तो ये तुम्हारे टीचर्स, हमारे मम्मी पापा ही करते हैं। उनका काम होता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनको इंक्रीज कर। तो दोनों एक तरीके की रेगुलेशन है कि मान लो तुम्हारे अंदर कोई एंजाइम बढ़ गया तो अब नेगेटिव रेगुलेशन के थ्रू उसको कम कर दें। कोई एंजाइम तुम्हारे अंदर पैदा ही नहीं हो रहा है तो अब उसको पॉजिटिव के थ्रू बढ़ा देंगे। द लैक ऑफ ऑपरेरॉन शोन इन डिगाक्यू 4 एक्स in absence of inducer, y in presence of inducer, identify the genes 1 to 4 लेवल, जो भी अपने ABCD जो भी है। ये अपना डायग्राम है, इसको अपन समझते हैं। पहले तो यहाँ पर हो क्या रहा है? LMN क्या है? तो L क्या है? ये रिप्रेसर mRNA है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेसर था, उसने रिप्रेसर mRNA बनाया, उसने प्रोटीन बना दिया, रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। वो प्रोटीन जाके प्रमोटर पे बैठ गया कि अब तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा और ये तुम्हारे को ट्रांसलेट नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये किस तरीके का फीडबैक हो गया? ये एक नेगेटिव रेगुलेशन हो गया कि वो बढ़ रहा था तो तुमने उसको रोक दिया। ठीक है, अब इसमें ये 1 2 3 4 क्या है? तो इसमें कौन कौन से जीन्स होते हैं? लैक ऑपरेरॉन की अगर बात करें तो लैक ऑपरेरॉन की बात करें तो यहाँ पे एक P होता है, फिर यहाँ पे I होता है, फिर यहाँ पे ये P होता है और यहाँ पे O होता है। इसको Z बोलते हैं, इसको Y बोलते हैं और इसको A बोलते हैं। तो प्रमोटर ऑपरेटर ZY जीन, ये अपना इंड्यूसर। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये इनहिबिटर है अपना। तो इससे क्या बनेगा? इनहिबिटर mRNA बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा? L मतलब रिप्रेसर mRNA, M मतलब ये रिप्रेसर बन गया और इस रिप्रेसर के ऊपर जाके कौन बैठ जाएगा? इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब वो जो तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि इसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है या एलोलैक्टोज होता है, तो वो जाकर इस पे बैठ जाएगा रिप्रेसर के ऊपर। तो जैसे ही वो जाके बैठ जाएगा तो ये काम नहीं करेगी और हमारा ट्रांसलेशन चालू हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन चालू हुआ जाएगा तो डी क्या है? लैक mRNA है। अगर इसको तुम ट्रांसलेट करोगे तो अपना वो लैक्टोज को चबाने वाला या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बन जाएगा और लैक्टेज बन जाएगा। तो एबीसीज में क्या क्या है अपने? ए क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, तो वो ही जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ये जीन कोड करता है। इसके बाद जो अपना ये है, ये क्या कोड करता है? परमीज कोड करता है, परमेबिलिटी बढ़ा देता है फॉर द लैक्टोज टू कम इन। एंड सी क्या है? ये ट्रांसएसिटाइलेज है, इसका नाम ट्रांसएसिटाइलेशन है। आगे समझते हैं इनका काम क्या है। देखो, डैश एंड डैश डिस्कवर्ड लैक ऑपरेरॉन। कौन दो लोग थे? फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यूल मोनार्ड। जैकब वाज अ बायोकेमिस्ट एंड जेनेसिस्ट। क्या था? तो बायोकेमिस्ट्री का बच्चा था, बायोकेमिस्ट था, और मोनार्ड जी हमारे जेनेसिस्ट थे। एआरए ऑपरेरॉन इज फॉर, किसके लिए होता है? एआरए ऑपरेरॉन, एराबिनोस के लिए। रेगुलेटरी जीन इज कॉल्ड आई जीन वेयर आई मींस इंड्यूसर। आंसर इज फॉल्स, आई मींस इनहिबिटर बोला जाता है। आई जीन कोड फॉर किसके लिए? रिप्रेसर के लिए। देखो आई जीन दिख रहा है, ये आई जीन है, ये कोड फॉर रिप्रेसर। जेड वाई जीन्स कोड फॉर, तो अपन ने अभी समझ लिया, जेड मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीज और ये ट्रांसएसिटाइलेज। फंक्शन ऑफ परमीज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, परमीज क्या करेगा? परमेबिलिटी बढ़ाएगा सेल मेम्ब्रेन के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। एंड ट्रांसएसिटाइलेज क्या करेगा? ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इंड्यूसर फॉर लैक ऑपरेरॉन आर क्या होते हैं? या तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज। यहाँ को अ वेरी लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन इज प्रेजेंट इन सेल ऑलवेज। ऐसा है क्या? बिल्कुल, तभी तो थोड़ा बहुत आएगा। अगर बिल्कुल ही बंद होगा तो परमीज बिल्कुल ही नहीं बनेगा, तो फिर लैक्टोज आ ही नहीं पाएगा अंदर। द रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपरेरॉन सिंथेसाइज ऑल द टाइम। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। द रिप्रेसर इज एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद कौन? इंड्यूसर, जैसे कि एलोलैक्टोज या लैक्टोज। व्हाट आर कंस्टिट्यूटिव जीन्स? जो जीन खुद को कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं उन्हें कंस्टिट्यूटिव जीन बोला जाता है। जैसे कि तुम कॉन्स्टेंटली सांस ले रहे हो, कॉन्स्टेंटली हार्ट बीट हो रही है, तो ये
जो जीन्स होंगे जो इन चीज को रेगुलेट कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली अपना प्रोटीन बना रहे हैं, कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा होता है? नेगेटिव होता है। एचजीपी वाज लॉन्च इन ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1990 में। एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, किसके साथ एसोसिएटेड था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। अप्रॉक्स हाउ मेनी जीन्स आर इन ह्यूमन डीएनए, कितने होते हैं जी? तो 20,000 से लेके 25,000 तक जीन होते हैं। ईएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। एचजीपी वाज अ डैश ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय डैश एंड डैश। तो कितने लंबा प्रोजेक्ट था? 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईएच सुना होगा, उन्होंने साथ में किया था। डैश बिकेम अ मेजर पार्टनर इन द अर्ली इयर्स ऑफ एचजीपी। कौन? वेलकम ट्रस्ट, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट जो कि यूके का था वो। एचजीपी वाज कंप्लीटेड इन कौन से ईयर? 2003 में कंप्लीट भी हो गया। नीमाटोड हुज जीन्स आर सीक्वेंसेस, तो कौन सी नीमाटोड के लिए सीक्वेंस हुए हैं? केनियो हैबिटिस एलिगेंस। इट इज अ पैथोजेनिक या नॉन पैथोजेनिक? तो कैसा है ये? नॉन पैथोजेनिक नीमाटोड। प्लांट हुज जीन्स आर सीक्वेंसेस, कौन से प्लांट के हुए? तो राइस और एडाविडोप्सिस के सीक्वेंस हुए। नेम द नॉन ह्यूमन मॉडल्स हुज जीन्स आर सीक्वेंस। तो बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये केनियो हैबिटेटिस एलिगेंसिस हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, राइस हो गया, एडाविडोप्सिस हो गया, इन सबके सीक्वेंस किए गए। ईएसटी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। द टू मेथोडोलॉजीज फॉर एचजीपी पर, क्या दो मेथोडोलॉजीज है? ईएसटी एंड sequence annotation. For sequencing of genome of an organism, when a geneticist focus on identify all genes that are expressed in RNA, the methodology is called. तो क्या बोलते हैं ऐसी मेथोडोलॉजी को? EST बोलते हैं। ये नीट में आ चुका है 2023 में। For gene sequencing, when a geneticist use a blind approach by simply sequencing the whole set of genome that contains all the coding and non-coding sequence and later assigning them different genetic function, the methodology is called. सो क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। ये नीट 2022 में आया था। फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट एंड क्लोन, बिकॉज फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्लोन किया जाता है सीक्वेंसिंग। जितने ज्यादा एम्प्लीफिकेशन होगा डीएनए तो इसको सीक्वेंस करना इजी रहेगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा पीसेस ऑफ डीएनए होंगे हमारे पास उतना ज्यादा तो सीक्वेंस करना इजी रहेगा। कॉमनली यूज होस्ट फॉर क्लोनिंग आर, तो क्या होते हैं? बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं या फिर यीस्ट यूज कर सकते हैं। बैक एंड एग आर डैश, तो बैक एंड एग क्या है? वेक्टर्स हैं जिनमें हम जाके काम कर सकते हैं। बैक मतलब बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। द डीएनए फ्रेगमेंट वाज सीक्वेंस्ड बाय मेथड डेवलप्ड बाय कौन साहब ने? फ्रेडरिक सेंगर। डैश इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। तो कौन साहब ने किया था? डॉक्टर सेंगर जी ने। लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड फॉर डैश व्हिच वाज सीक्वेंस्ड इन डैश। लास्ट क्रोमोसोम कब सीक्वेंस कौन था? क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि सबसे कम इंटरेस्ट 1 वालों में ही रहता है, और ये मई 2006 में ये सीक्वेंस किया गया। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स डैश मिलियन बेस पेयर, तो कितने मिलियन बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ बेस पेयर। एक जीन में कितने हैं? लगभग 3000 बेस पेयर होते हैं। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डैश एट डैश नंबर ऑफ बेस पेयर। सबसे बड़ा है डिस्ट्रोफिन जिसमें 2.4 मिलियन, सोचो बेस पेयर कितना बड़ा होगा। डैश परसेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। तुम में और मेरे में कितने सारे डीएनए परसेंट सेम है? 99.9% हमारा क्रोमोसोम सेम है, तुम्हारा और मेरा। लेस देन डैश परसेंट ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, लेस देन 2%। तो लोगों को चक्कर आ गया कि भाई साहब हम सोच रहे थे कि प्रोटीन जो बनता है वो जीनोम से बनता है, ठीक है, लेकिन जितना प्रोटीन हमें जरूरत है, हमारी बॉडी बनाती है, वो केवल 2% है उन सब चीजों का जो हमारी बॉडी कर सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कितना सारा मटेरियल पड़ा है जो डिलीट नहीं हुआ है। द फंक्शन आर नोन फॉर ओवर डैश परसेंट ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। तो जो फंक्शंस है वो ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स को हमारे को पता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेड अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ऐसा है क्या? बिल्कुल। डैश क्रोमोसोम में तो मोस्ट जीन विद डैश नंबर ऑफ जीन्स। कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1, इसमें 2986 जीन्स अपने पास। डैश क्रोमोसोम में लीड जीन तो कौन सा होगा जी? सबसे छोटू हमारा वाई। इसकी फोटो देखो, ये फोटो में भी छोटू लगता है। इसमें कितने हैं? 231, लेकिन यही है जो तुम्हें अगर मेल हो तो तुम्हें मेल बनाता है, केवल इन 230 जीन्स की वजह से। अगर तुम मेल हो तो तुम मेल हो। इन अबाउट डैश मिलियन लोकेशंस एसएनपी ऑकर इन ह्यूमंस। कितने? 1.4। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करी जाती है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। इन रिपीटेटिव डीएनए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। स्मॉल पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन रिफर टू एज डैश डीएनए। कौन से पीक्स क्या बोलते हैं इनको? सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। ये पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? कि बेस का कंपोजिशन, कि एटी रिच है या जीसी रिच है, ठीक है।
लेंथ ऑफ सेगमेंट, अगर ज्यादा लेंथ है तो माइक्रो और छोटी लेंथ है तो मिनी। एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज, डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है। पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ऐसा है क्या? बिल्कुल। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश, किन दो चीजों का? जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? जो एकाधिक चेंज हो जाते हैं थोड़े थोड़े डीएनए के अंदर। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि म्यूटेशन होती रहती है। अब ये क्या है कि ये समझ में नहीं आता बच्चों को ये है क्या टॉपिक। तो इसमें तो मैं बताता हूँ, सिंपल क्या होता है कि जो हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, जो किसी काम का नहीं है, फालतू का डीएनए, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, म्यूटेशन आते रहते हैं। वो भी फालतू के होते हैं, किसी काम के नहीं होते। लेकिन इंसान का दिमाग लगाया, इंसान ने बोला इसको मैं काम में ले लूंगा। कैसे? इंसान ने सोचा कि यार ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये तो इनहेरिटेबल है, मतलब पेरेंट से बच्चे में आएगा। हालांकि फालतू डीएनए है लेकिन तब भी बच्चे में वही होगा जो माँ बाप के पास है, ठीक है। तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि किसका बच्चा है, क्योंकि वैसे तो 99.9% डीएनए सेम है, लेकिन वो जो 0.1% है स्पेशली अब पॉलीमॉर्फिज्म से मैं पता लगा सकता हूँ कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि उसके अंदर भी वही पॉलीमॉर्फिज्म होगा जो उसके पिताजी या उसकी मम्मी के पास। तो ये मोर देन वन अलील ऑकर विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन डैश, इट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस इज मोर, ऐसा है क्या? आंसर इज ट्रू। देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल चेंजेस, ऐसा है क्या? बिल्कुल। फॉर एवोल्यूशन एंड स्पीसीशन सच पॉलीमॉर्फिज्म डू नॉट प्ले एनी रोल, ऐसा नहीं है, ये पॉलीमॉर्फिज्म भी प्ले करते हैं काफी रोल। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वन इनिशियली डेवलप बाय, कौन सा आपने डेवलप किया था? एलेक जेफरीज जी ने। ही यूज बल्क डीएनए या सैटेलाइट डीएनए? कौन सा डीएनए यूज किया था जी? सैटेलाइट डीएनए यूज किया। वीएनटी का आर का फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वीएनटीआर इन्वॉल्व नॉर्दर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा था क्या? आंसर इज फॉल्स, सदर्न ब्लॉट इन्वॉल्व करता था। इन ब्लॉटिंग डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन मेड ऑफ डैश एंड डैश, टू मेम्ब्रेन मेड ऑफ नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलोन। सदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न ब्लॉट आर रिस्पेक्टिवली यूज फॉर, तो देखो ये जो ब्लॉट है ये क्या है? एक तरीके से डीएनए मतलब कोई भी चीज का फ्रेगमेंट करके उसका एक ब्लॉटिंग करते हैं कि भाई उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है कि ये छोटी फ्रेगमेंट है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा। ये याद कैसे करें कि कौन किसके लिए होता है? तो इसका निमोनिक है, कभी नारियल पानी पिया है? तो अगर नारियल पानी तुमने पिया तो अगर वो सड़ा नारियल है तो सड़ा नारियल है तो वैसे ही क्या होगा? पानी होगा। तो इसका निमोनिक यही है, सड़ा नारियल और वैसा ही पानी। कैसे याद करेंगे भैया? देखो, सदर्न ब्लॉट मतलब फॉर डीएनए, नदर्न ब्लॉट मतलब फॉर आरएनए और वेस्टर्न ब्लॉट मतलब फॉर प्रोटीन। हो गया याद? जो वीएनटीआर है ये नदर्न ब्लॉट नहीं हो सकता ना, क्योंकि सदर्न ब्लॉट होगा। सदर्न ब्लॉट क्यों होता है? क्योंकि डीएनए के लिए होता है। और हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट डीएनए कर रहे हैं ना, वीएनटीआर में। हमारे अंदर आरएनए थोड़ी होता है, डीएनए टेस्ट कर रहे हैं अपन। तो ये चीजें ऐसे याद रहेगा। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज बाय, किससे होता है? ऑटो रेडियोग्राफी। डिस्क्राइब द 6 स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है? सबसे पहले तो डीएनए को निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए को खिला देंगे किसी को। किसको खिलाएंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर डीएनए को खा जाएगा, तोड़ देगा डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेट कर लेंगे। फिर ब्लॉटिंग करेंगे ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उनसे यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर। और फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर देख लेंगे कि अच्छा इसके अंदर वही डीएनए तो है जो हमने सोचा था कि ये वाला होना चाहिए। सिंपल बात। वीएनटीआर इज अ माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट? मिनी सैटेलाइट होता है। द साइज ऑफ वीएनटीआर वेराइज फ्रॉम कितने में से? 100 से लेके 20,000 तक जा सकता है। द ऑटो रेडियोग्राम विल गिव बैंड्स और सेम साइजेस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विन का बिल्कुल सेम ही डीएनए होता है तो सेम बैंड देगा। द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ, किससे यूज से इंक्रीज हो जाएगा? पीसीआर के। चार्ज ऑन डीएनए इज नेगेटिव या पॉजिटिव? कैसा होता है जी? तो नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन इसको लपक लेते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज बहुत सिंपल या कॉम्प्लेक्स? तो सिंपल बोला जाता है। डीएनए इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन, ऐसा है क्या? बिल्कुल। सेमीकंडक्टर मॉडल was proposed by dash and dash, कौन सा आपने? वॉटसन और क्रिक ने। आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग elongation in transcription, ऐसा है क्या? बिल्कुल। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, क्या बोला जाता है? अमाइनो एसिलेशन ऑफ tRNA. If a repressor is present, then the RNA polymerase will bind to the promoter, but it will not transcribe the gene. ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, वो बाइंड ही नहीं कर पाता है। जब तक रिप्रेसर भाई साहब रहेंगे वो कहेगा नहीं मैं बाइंड नहीं करूंगा, वो भी सनकी है। टेल द 2 levels at which gene expression is regulated in prokaryotes. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? कहाँ का रेगुलेट होंगे? या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होंगे या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे होंगे, क्योंकि बाकी जो लेवल थे आरएनए ट्रेवल होके जा रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इन भाई साहब के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, इनके तो सब साइटोप्लाज्म में ही काम हो रहे हैं, है कि नहीं? तो ये गेम है इसमें।